नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, उसे शुरू करने से पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल भास्कर जी को अपने शो में शामिल कर लेती हूँ। सर, बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। नमस्कार। सर ये हो क्या रहा है, देखिए जो लोकतंत्र की दुहाई देने वाला इंडिया अलायंस प्लस कांग्रेस, ये इन्होंने 10 चैनल्स के 14 टीवी एंकर्स का बायकॉट किया है। इसके लिए उन्होंने न्यूज़ एंकर्स की एक लिस्ट भी जारी कर दी है और इन एंकर्स के नाम भी उसमें हैं: अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, नरसिम्हा, गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची पाराशर, रूबिका लियाकत, शिव अरूर, सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा। सभी अलग-अलग टीवी चैनल्स में शो होस्ट करते हैं और 1-2 लोग ऐसे भी हैं जो शो को होस्ट नहीं करते हैं। तो अ, इंडी अलायंस जो है ये क्या बताना चाह रहा है? एक तो इन्होंने ये लिस्ट जारी कर दी है और दूसरा इन्होंने सर मैं एक आपके साथ एक ट्वीट भी शेयर करना चाहूँगी, जो कांग्रेस की तरफ से है। हर रोज़ शाम 5 बजे कुछ टीवी चैनल्स पर नफ़रत का एक बाज़ार सजाया जाता है। ऐसे में इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि हम नफ़रत के बाज़ार में ग्राहक बन कर के नहीं जाएँगे। हमारा उद्देश्य ब्ला-ब्ला। तो सर आप किस नज़रिए से देखते हैं इनका ये एटीट्यूड जो है पत्रकारों के प्रति? आपकी एक टिप्पणी चाहती हूँ मैं कंप्लीट इस पूरे मामले पे। ये देखिए, मैं मानता हूँ कि ये जो इंडी अलायंस ने कदम उठाया है, जी, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही बेहद निंदनीय भी है। जी। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस और उनके जो सहयोगी दल हैं, ये लगातार हुँ, अ, हुँ। एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र इस मौजूदा सरकार के नेतृत्व में कमजोर हुआ है या कमजोर जी, हुआ जा रहा है। और दूसरी तरफ वो सीधे तौर पर मीडिया पर हमलावर हो। जी। मुझे नहीं लगता कि इमरजेंसी के बाद मीडिया पर इस तरह की के हमले का कोई को घटनाक्रम हुआ हो जो हम सबको स्मरण में हो। जी, तो इसको समझना बेहद जरूरी है। जी, हम ये तो मान सकते हैं कि मीडिया की विश्वसनीयता और खास जी, करके जो टीवी चैनल्स हैं उनकी विश्वसनीयता संकट में है। और बल्कि हम ये कह सकते हैं कि आज पूरी मीडिया जो है वो विश्वसनीयता और साख के सबसे गहरे संकट के दौर से गुजर रही है। जी, लेकिन ऐसे में उसको मजबूत बनाने की जिम्मेदारी हम मानते हैं कि बाकी जो तीन जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो बाकी तीन स्तंभ हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी कि वो चौथे को भी मजबूत करे, जिस तरह चौथे की जिम्मेदारी बाकी तीन को संबल देने या उसको सही दिशा देने या उसको मजबूती प्रदान करने की है। तो उसी तरीके से अगर चौथा खंभा भी कहीं कमजोर हो रहा है तो एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है बाकी तीनों स्तंभों की कि वो इस दिशा में भी कुछ प्रयास करें, जो दुर्भाग्य से कभी होता दिखता नहीं है। थोड़ा बहुत जो विधायिका की तरफ से, क्योंकि कुछ कई बार कई विषय मामलों में हम लोगों ने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए या कुछ हिदायतें भी दी या कम से कम कुछ ऐसी टिप्पणियां की, अगर जिन टिप्पणियों पर गंभीरता से मीडिया हाउसेस अमल करें तो कम से कम उनके लिए जो एक विश्वास और साख का संकट है वो थोड़ा कम होगा। लेकिन जिस तरीके से 14 को इंगित करके नामित करके उनकी सूची जारी की गई है, मुझे लगता है ये बेहद अलोकतांत्रिक कदम है और ये उनके द्वारा किया गया है जो लोकतंत्र की निरंतर दुहाई दे रहे हैं, लोकतंत्र की रक्षा की बात कर रहे हैं, उनके संकल्प जी। दोहराते थक नहीं है।
तो ऐसे में ये बड़ा हास्यास्पद सा दिखता है। बल्कि मैं तो कहूंगा, देखिए मीडिया, ऐसा नहीं है कि मीडिया आज बटा हुआ है, जी। मीडिया हमेशा से ही बटा रहा है। अगर हुँ। आप इतिहास की तरफ देखें तो वो दौर भी था, आज से 3 दशक पहले जब हम सब ने पत्रकारिता की शुरुआत की थी, तो हमने उस समय भी मीडिया को बटा हुआ ही पाया। जी। खास करके जो ज्यादातर जो पत्रकार थे और जो खास करके अंग्रेजी अखबारों के लिए काम करने वाले पत्रकार थे, वो उनकी लीनिंग, उनका झुकाव वामपंथ की तरफ था। हम कहते भी थे ये वामपंथी पत्रकार हैं, ये हुँ, हुँ, जनवादी पत्रकार हैं। वो अपने हुँ। आप को वामपंथी कहने से ज्यादा जनवादी कहलाना पसंद करते थे, लेकिन विचारधारा में साम्य थे। दोनों लगभग एक जैसी विचारधारा की बात करते थे। टीवी तो खैर चलिए, उस समय प्राइवेट चैनल्स इस तरह नहीं हुआ करते थे जितने हुँ, आज हुँ। उठ के चले आए हैं हमारे बीच। लेकिन जो खासकर प्रिंट मीडिया, क्योंकि उस दौर में उसी का बोलबाला होता था। जी। अब वो 90 के दौर से उस समय जो हिंदी का मीडिया था, उसमें थोड़े दक्षिणपंथी लोग भी थे। ऐसा नहीं है कि उसमें 100% अंग्रेजी की तरह सिर्फ वामपंथी विचारधारा के पोषक थे, बल्कि कुछ दक्षिणपंथी विचारधारा के भी लोग थे। और जी, उनका जी। धीरे 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 उनका वो दौर था, 90 का नए जो दशक था, उस दौर में ही हुँ, हमने हुँ। महसूस किया कि उनका ये जो कुनवा है, वो थोड़ा 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 बढ़ना भी शुरू हो गया था। जो जी। बढ़ते बढ़ते हम आज के दौर में कह सकते हैं कि अब वो ज्यादा हावी होने लग गया है। जी, जी। अब वो दक्षिणपंथी कुनबा पत्रकारिता में भी हावी हो रहा है। इसीलिए जी, जो जी। कुल आप जितने चैनल्स की बात करेंगे, अगर आपने उसमें 10 गिना दिए तो बचते कौन से? जी। अगर इन 10 को हटा दें उनमें से, तो जो अभी एक बुके है हमारे पास न्यूज चैनल्स का, उसमें अगर इन हाँ, 10 मेन को तो हम यही है। माइनस कर देते तो बचते कौन है? इक्का दुक्का ही जी। तो बचेंगे। अब यही बात मैं कह रहा था कि वो तब भी था और आज भी है बटा हुआ खेमे में पत्रकार। लेकिन यह जो कोशिश है कि 14 को का नाम लेकर के ये बताने की, तो हुँ, ये हुँ। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि जो पत्रकार बिरादरी है या जो मीडिया जगत है, उसको, उसमें जो बिखराव है या जो उसमें विभाजन है, उस विभाजन की रेखा को और गहरा करने की कोशिश है। तो इसका कतई कतई इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। एक और बात है सर जो ट्वीट किया गया है वो कांग्रेस के हैंडल से किया गया है और नाम उसके में अलायंस का दिया गया है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस की तो बड़ी पुरानी परंपरा रही है, मीडिया का गला घोटने की। क्या कहते हैं आप? अ, देखिए, अभी जो आपने जो ट्वीट दिखाया है वो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से, एक्स हैंडल से जारी हुआ है। जी। और अगर आप याद करें तो कल ये सूची जारी करते हुए जब पवन खेड़ा ने, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उनके प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने जब ये बात कही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें उन्होंने लगभग यही बात कही थी। उन्होंने यही कहा था कि आज क्या हो रहा है कि शाम को 5 बजे के बाद जो ज्यादातर टीवी चैनल्स हैं, उनमें नफरत का बाजार सज जाता है। हुँ, हुँ। उसमें जो विपक्षी दल के प्रवक्ता आते हैं या जी। उसमें जो एक्सपर्ट्स आते हैं, तो उन पर एक तरह से जो वो आक्षेपित जो नामित जो एंकर्स हैं, वो शायद उनको उनके लिए एक असहज स्थिति पैदा करते हैं। तो यह बात कल उन्होंने कही थी। हुँ, और हुँ। अब इसको इसके ये वास्तव में सिर्फ कांग्रेस का स्टैंड है या ये पूरे इंडी अलायंस का स्टैंड है, ये तो इंडी अलायंस के जो बाकी और घटक दल हैं उन्हें आगे आकर के स्पष्ट करना पड़ेगा। जी। लेकिन मैं कहता हूं कि इसमें एटलीस्ट जो हमारा मीडिया जगत है, उसको तो अपनी प्रतिक्रिया देनी ही चाहिए। बट हुँ, दुर्भाग्य से देखिए कि शीर्ष पत्रकारों की जो जमात है हमारे बीच में, उनमें से आपने नहीं देखा होगा, कल से आज तक 24 घंटे गुजर गए कि जी। किसी एक बड़े पत्रकार ने या शीर्ष पत्रकार ने कोई टिप्पणी की। जी, जी। अपेक्षा तो हम एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से भी करते हैं कि वो हाँ, एटलीस्ट हाँ। किसी भी मतलब पत्रकारों के साथ खड़ा होगा। जी। लेकिन हमें हमने इतिहास में भी देखा है कि वो ऐसे कई मौकों पे जहां पत्रकार हित पर चोट होती है या पत्रकारों के ऊपर हमले की कोशिश की जाती है परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, वहां वो अक्सर मौन पाया जाता है। जी। लेकिन हाँ, जो अपना न्यूज
ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, उसके जो अध्यक्ष हैं अविनाश पांडे जी, उन्होंने जरूर कल तत्काल एक प्रतिक्रिया जाहिर की और उन्होंने कहा कि ये जो कवायद हो है, ये जो कोशिश हुई है कांग्रेस की तरफ से या इंडी अलायंस की तरफ से, ये निश्चित रूप से मीडिया का गला घोटने का प्रयास है। उसकी अभिव्यक्ति की आजादी की बात आप करते हैं, लेकिन एक तरफ अगर आप इस तरह की हरकतों पे आते हैं तो यह निश्चित रूप से आपकी कथनी और करनी का स्पष्ट अंतर दिखाता है। और कम से कम मुझे लगता है कि पत्रकारों को तो इस पर तीखी प्रतिक्रिया अपनी ओर से देनी चाहिए, उन्हें मानना चाहिए कि ये उनको सिर्फ और सिर्फ विभाजित करने की एक साजिश है। जी। आप अगर किसी एंकर का की लीनिंग है किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से या किसी एक पर्टिकुलर गठबंधन के साथ में उनका झुकाव है, और अपने जो बहस होती है उनकी राजनीतिक बहस या किसी मुद्दे पर जी। जो वो अपने शाम के शो में बहस कराते हैं, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि देखिए इसमें बहस तो तार्किक तो बहुत कुछ होती नहीं है। किसी भी बहस में आप नहीं देखेंगे कि कोई भी निष्कर्ष निकाला जा सका हो उसे घंटे या आधे घंटे की बहस का। कोई भी व्यक्ति जो उसे देखता है निष्कर्ष नहीं पहुंचता, इसलिए हम सब कहते हैं तो मुर्गा लड़ाने की एक अजीब सी व्यवस्था बन गई है। टीआरपी के नाम पर हम ऐसे ही करते हैं कि कुछ विवादित चीजें लाते हैं और उस विवाद को देखते हैं कि कौन किस स्तर तक बढ़ा सकता है, और जो जिस स्तर तक बढ़ाने में कामयाब होता है उसको टीआरपी पे वही बढ़त मिलती है, फिर वो उसका जो एक व्यावसायिक एंगल है वो हम सब जानते हैं। तो लेकिन अगर हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं या पार्टी हैं या संगठन है या गठबंधन, तो हमारे पास विकल्प है कि हम अपने प्रवक्ता को बौद्धिक स्तर पे इतना मजबूत बनाएं, इतना वाकपटु बनाएं कि अगर कोई एंकर उनको अपने सरकार की तरफ झुकाव या किसी अलायंस की तरफ झुकाव के साथ नजर आता है तो उसका वो कड़ाई से प्रतिवाद कर सकें, अपने अपने तर्कों से, अपने प्रमाण से, जो उनके पास साक्ष्य हैं, जो तथ्य हैं, उससे उनको वहां पर उनको उनका मुकाबला कर सकें, उनको चित कर सकें। देखिए यही तो बहस की, यही तो एक जी। हार जीत की का पैमाना भी होता है। देखिए आप जी। सामने जी। वाले को आपने, आपका तथ्य कितना, आपका जो तर्क है वो कितना प्रामाणिक है, कितना तथ्यात्मक है कि आप सामने वाले की बोलती बंद करा सकते हैं। और दरअसल आज की जो टीवी चैनल पे बहस होती है इसमें कोशिश भी यही होती है, क्योंकि हम एग्ज़ैक्टली। एक दूसरे को समझते तो है नहीं, जी। सिर्फ अपनी बात हम कहने और उस बात पे अड़े रहने की जिद पे दिखते हैं। जी। तो अगर आपको लगता है तो आपके पास एक विकल्प ये है कि आप हुँ। अपने प्रवक्ताओं को उस स्तर तक दीक्षित करें, उसमें इतनी सलाहियत भरें, पैदा करें कि वो ऐसे एंकर्स का उस ऑन एयर जो प्रोग्राम है उस पर मुकाबला कर सके। और दूसरा विकल्प ये है कि आप तय कर लें कि हम इन एंकर्स के कार्यक्रम में अपने प्रवक्ता नहीं भेजें, जी। लेकिन ये आपका अधिकार है, आप मना कर दें कि मैं फला के जैसे आपने हुँ, 10 हुँ। 12 नाम 14 नाम बताया कि भाई इनके कार्य, जो उनके यहाँ से कॉल आए वो कॉल हुँ, हुँ। एंकर तो करते नहीं है, वो मीडिया हाउस से कॉल जाती है तो वो बोल दे कि नहीं मैं फला एंकर के साथ आपके नहीं करना चाहता हूँ शो। इसमें कोई हाँ। आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति तब पैदा होती है जब आप उन सब कुछ नामों को इकट्ठा करते हैं और फिर उन नामों की एक सूची जारी करके ये बताते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये जो सारे लोग हैं कि हम इनके इस पर कार्यक्रमों में नहीं जाते। तो यहाँ लगता है कि आपकी मंशा लोकतंत्र को मजबूत बनाने की नहीं है, आपकी मंशा अलोकतांत्रिक है और सिर्फ मीडिया में, पत्रकारों में एक विभाजन की स्थिति को और मजबूत करने की। जी। सर, आपने एक चीज़ अंडरलाइन की कि अपने जो उनके स्पोक्समैन हैं, उनको वो इतना परफ़ेक्ट करें कि वो उन सवालों के जवाब दे सकें। तो अभी पिछले दिनों जो सदन गया है, मानसून सदन, उसमें अविश्वास प्रस्ताव पे देखिए, जो कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, इन्होंने किस तरीके की जानकारियाँ दी, अधकचरी। मतलब सबसे ज़्यादा शोर इन्होंने मचाया कि हमें अविश्वास प्रस्ताव पे जवाब चाहिए। लेकिन ये अपना होमवर्क करके ही नहीं आए थे, ऐसा मुझे इनके भाषण से लगा। अब हम बात कर रहे हैं कि ये अपने स्पोक्समैन को तैयार करें। तो
जिनके अब ये प्रेज़ेंट तो राहुल गांधी को एक चेहरे की तरह करते हैं ना, तो इनको तो खुद को तुअर की दाल और अरहर की दाल का फ़र्क नहीं पता है। कौन-सी चीज़ किलो में बिकती है, कौन-सी चीज़ लीटर में बिकती है, उसका इन्हें ज्ञान नहीं है। तो इनके स्पोक्समैन से क्या उम्मीद की जा सकती है? नहीं देखिए, उनको अपने स्पोक्समैन के माध्यम से ही अगर मीडिया पे अपनी बात पहुंचानी है तो और उसको मजबूती से रखनी है, तो उसका तो एक ही रास्ता है कि उनको अपनी प्रवक्ताओं को मजबूत बनाना पड़ेगा। उनको बौद्धिक स्तर उनका मजबूत बनाना पड़ेगा। उनको, मैंने जैसे पहले कहा, कि उनके अंदर वो क्षमता पैदा करनी पड़ेगी, वो सलाहियत पैदा करनी पड़ेगी कि वो जो अपनी विचारधारा है या किसी मुद्दे पर जो उनकी पार्टी का स्टैंड है, उसको मजबूती से पेश कर सके, तार्किक तरीके से उस पर अगर कोई विपक्ष उस पर हमलावर होता है तो अपना बचाव भी कर सके। देखिए, एंकर को तो छूट है, वो दोनों ही पक्षों में। अब आप तय नहीं कर सकते कि एंकर आपसे क्या सवाल करेगा। मैं अब आपके साथ डिस्कशन में अगर बैठा हूं तो मैं तय नहीं कर सकता हूं कि आप मुझसे क्या सवाल पूछें। ये आपका प्रोरोगेटिव है कि आप क्या सवाल पूछना चाहती हैं मुझसे, किन जी। सवालों के जवाब क्या। हुँ, हुँ। तो अब अगर एंकर्स के सवालों से आपको झल्लाहट होती है, उनके सवालों से आप असहज हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि या तो आपका स्टैंड गलत है या फिर आपकी जानकारी अधूरी। जी। तो ये दोनों स्थितियां इसी ओर इंगित करती है कि सही अर्थ में काम करना है तो प्रवक्ताओं को करना है, पार्टी को करना है। किस मुद्दे पर वो क्या स्टैंड लेते हैं, फिर उस स्टैंड को लेकर के आप अपनी बात किस मजबूती के साथ रख सकते हैं, ये सलाहियत उन्हें खुद के अंदर पैदा करती है। बजाय जी। उसके वो अगर हम एंकर की तरफ इशारा करें, उनके ऊपर टीका टिप्पणी करें, तो मुझे लगता है कि ये बहुत उचित नहीं है। हाँ, जहां तक ये सवाल है, हम ये नहीं कह सकते कि ये सारे एंकर दूध के धुले हैं और हम निष्पक्ष हैं। हम उसकी अब तो अपेक्षा भी नहीं करते, पर उसके बहुत सारे कारण हैं। हमें उन कारणों को भी समझना पड़ेगा। जी। आपने जैसे कहा पिछला इतिहास, तो इतिहास भी है जो बताता है। अब आपने मंटो का नाम सुना है, शहादत अली मंटो का। जी। तो जी। शहादत हसन मंटो साहब ने तो उस जमाने में पत्रकारिता की तुलना तवायफ के उससे कर दी थी। तो वो एग्ज़ैक्टली। कोई 2009 के बाद थोड़ी आए थे मंटो जी इस तुलना बिल्कुल। को पेश करने के। हुँ। तो तो अब आप समझें कि इसका मतलब उस दौर में अभी पत्रकार, हमने तो चलिए 4 दशक से पत्रकार देखी है, तीन जी, जी। दशक पे मतलब 3 दशक की। उससे 10 साल पहले से हमने अखबार को गंभीरता से पढ़ना लिखना शुरू करा होगा, 15 साल की आयु में या 12 साल की आयु में। जी। तो अब आप देखिए कि वो पत्रकारिता पे इस तरह का दाग तो हमेशा से लगा रहा है। हुँ, हुँ। और अच्छा, ये भी बात अलग, अभी लोग कहते हैं कि जो मीडिया हाउसेस है वो सरकार की चरण वंदना में लग जाते हैं और उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। पर देखो, पहले भी स्थिति इतनी खराब नहीं होती थी, लेकिन आपको याद होगा कि एक दौर था जब हमें अखबारों को जो अखबार समूह है, घराने हैं, उनको अखबारी कागज का कोटा अलॉट होता था। जी। आज के यूके पत्रकार शायद इस बात को नहीं जानते होंगे, लेकिन वो दौर था। बाद में तो जी। चलिए हम कनाडा से और रशिया से हमारा इंपोर्ट काफी होने लगा। वो भी जी। इंपोर्ट जब हमें महंगा होने लगा और चाइना ने हमें सस्ते दर में न्यूज़प्रिंट देना शुरू कर दिया, तो पिछले 6-8 सालों से हम चाइना पर निर्भर हो गए। जी। खैर, वो एक अलग विषय है। बट एक दौर था जब हम सरकारी जो कागज के कारखाने थे वहां से कागज मिलता था और उस कागज के लिए अखबारों को एक कोटा जारी होता था। तो उस कोटे के लिए भी अखबार के मालिकान किसी न किसी रूप में तो सरकार के सामने में झुके ही होते थे। हाँ, हाँ। हाँ, एक चीज जरूर थी कि तब जो संपादक होते थे, तो संपादक नाम की संस्था बहुत मजबूत होती, और यह संपादक की अपनी कोशिश होती थी कि वो कैसे, मालिकानों का तो हमेशा से एक व्यावसायिक इंटरेस्ट रहा उसके साथ में जुड़ा हुआ, हुँ, 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 हुँ। क्योंकि एक बड़े पूंजी निवेश का मामला था। आम आदमी के जी। भरोसे नहीं हो सकता था। तो पूंजी निवेश, कुछ जगह सहकारी व्यवस्था भी बनी, कोऑपरेटिव्स ने भी बनाने जी, जी। इसका काम शुरू किया। लेकिन ज्यादातर अखबार तो पूंजीपतियों ने ही शुरू किए, उसको आगे बढ़ाया। तो एक बड़ा पूंजी निवेश होता था, तो हम ये नहीं मान सकते कि उनका पूंजी जो निवेश है उस पर वो आर्थिक लाभ कमाने की इच्छा नहीं रखते, वो रखते रहे, हमेशा से रखते रहे। हाँ, तब के दौर में एक बात आती थी कि जो संपादक होते थे वो, जो अखबार का अपना एक व्यावसायिक हित होता था और जो एक संपादकीय गुणवत्ता है,
या संपादकीय सिद्धांत है, नीति है, उसके बीच में एक संतुलन स्थापित करते थे। एक समन्वयकारी व्यवस्था होती थी, उसमें दोनों के बीच संतुलन बना के चलते थे कि आर्थिक हित की भी हित साधना भी हो जाए और हमारे जो सिद्धांत हैं, पत्रकारिता के जो मूल्य हैं, उनकी भी रक्षा हो, उनके साथ भी हम जीवित रहें, आगे बढ़ें। ये कोशिश होती थी, जो बाद के आज के मौजूदा दौर में हम कह सकते हैं कि अब वह स्थिति नहीं दिखती है, क्योंकि जो संपादक नाम की क्षमता है उसकी गुणता में बहुत क्षरण हुआ है, उसके महत्व में बहुत कमी आई है। ये इसको बात को हमें स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं हो रहा है। यहाँ भास्कर देखिए एक और महत्वपूर्ण बात हो जाती है, जी, जी। वो हमें इसके कारण पे जाना चाहिए। जी, जी। अगर हम मानते हैं कि पत्रकारिता में अगर यह स्थिति आई है कि हुँ, पत्रकार हुँ। भी सरकार के पक्ष में झुक रहे हैं हुँ, या हुँ। पत्रकार विपक्ष में झुक रहे हैं, विपक्ष में झुकने की बात, ऐसा नहीं कि सिर्फ पत्रकार, जी। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन शायद आप समझ जाएंगे इसको। जी, जी। उनके बारे में, उनको तो हम कह सकते हैं, उनको तो बाकी का पूरा मीडिया जगत इस तरह लेता था जैसे वो कहते हैं ना कि वो निष्पक्ष और जनहित की पत्रकारिता या निर्भीक पत्रकारिता के महामंडलेश्वर थे वो। तो जी। उनको वो जनवादी पत्रकारिता के महामंडलेश्वर, जी, जी। उनको भी लोगों ने एक विशेष पार्टी की राजनीतिक यात्रा में चल अपनी चप्पल घिसते हुए देखा। अभी मैं जिक्र कर रहा हूँ जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, उस भारत जोड़ो यात्रा में आपने देखा होगा एक टीवी के बहुत बड़े एंकर जो खुद को बहुत बड़ा एंकर मानते हैं और बाकी जो उनके समर्थक गण हैं जिनको लगता है कि वही निष्पक्ष पत्रकारिता के एकमात्र महामंडलेश्वर हैं, जी। हमने उनको भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चप्पल चटकाते और चप्पल घिसते हुए देखा। जी। तो हम नहीं कह सकते कि ये एक पक्ष की बात है। एक बड़े बहुत बड़े पत्र, एक बहुत बड़े एंकर हुआ करते थे, वो एंकर साहब वो भी बड़े जनवादी एंकर, और उनके जनवाद का हाल ये था कि वो पत्रकारिता करते करते जाने कब एक पार्टी के लिए काम करने लगे, शायद उनको भी नहीं पता चला, देश को तो क्या पता चलेगा। और फिर एक रात अचानक से पत्रकारिता को लात मार के और चुनाव लड़ने चले गए। फिर वो चुनाव मैदान में मुंह की खाई और अपने घर बैठ गए। बिल्कुल। तो यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सज्जन, तो आपको वो भी याद होगा, वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि एक टीवी एंकर थे जिनको हाथ मलने में बड़ा मजा आता जी, था। जी। वही बात करते हुए हाथ को खूब जम के रगड़ते थे ताकि उनको सारी शक्ति वहीं से उर्जित होती थी। तो उन्होंने एक मुख्यमंत्री के साथ इंटरव्यू अपना खत्म किया और हुँ। उसके बाद क्या हुआ कि वो टेक्निकल टीम उनका ऑडियो बंद करना भूल गई और हाँ, हाँ। कैमरा भी चालू था। तो वो बैठ के वहीं वहीं तय करने लगे कि इसमें से क्या हिस्सा आगे दिखाना है, किसको पीछे दिखाना है, किसको ज्यादा दिखाना है, किसको कम दिखाना है। या हम कह सकते हैं एक तरह की सौदेबाजी। जी। वो तत्काल शुरू हो गई, वो रिकॉर्ड भी हो गई और बराए मेहरबानी उस चैनल की टेक्निकल क्रू के वो पूरी दुनिया के सामने भी आ गई। हाँ। आज जब हम बात करते हैं कि नहीं नहीं वो धड़ा जो मोदी विरोधी धड़ा है, उस धड़े के वो भी एक उसमें वो जी। भी एक सिपाही सालार है। जी, तो जी, ये जी, जी। नई बात नहीं है कि जिसमें कि हम पत्रकारों को बटा हुआ देखते हैं। ये हम हुँ, हुँ। देख रहे हैं और दोनों तरफ वो चीज दोनों तरफ है। तो कोई भी नसीहत अगर पत्रकारिता को लेकर दी जा सकती है, निष्पक्ष पत्रकारिता को लेकर या पत्रकारी मूल्यों को लेकर, पत्रकारी सिद्धांतों को लेकर के, तो वो दोनों ही पक्षों पे बराबर से लागू होता है। वो सिर्फ एक पक्ष के लिए बात नहीं होती है। इस बात का भी हम सबको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सर एक चीज़ और समझना चाहती हूँ, एक शब्द होता है बायकॉट, एक शब्द होता है टारगेट। अब ये जो पत्रकारों के साथ किया गया है, ये बायकॉट है या कि टारगेट है? नहीं, तो देखिए बायकॉट जो होता है वो टारगेटेड ही होता है। आप किसी एक का बायकॉट करते हैं तो पहले उसको टारगेट करते हैं, फिर उसका बायकॉट करते हैं। इसमें कोई बहुत अंतर नहीं है। लेकिन ये तो बड़ी हास्यास्पद है, इसको हम कैसे कहें कि इन्होंने बायकॉट किया। उन्होंने कहा बायकॉट किया, ये कैसा बायकॉट।
भाई वो तो अपना काम करते रहेंगे ना, चैनल चलाते रहेंगे। नहीं, वो काम कर आप रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस ने तो इनका बायकॉट किया है ना, कि हम नहीं ठीक है, जाएँगे। वो नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं जाएंगे, इंडिया जी। अलायंस के प्रवक्ता शायद उनके शोज में नहीं जाएंगे। वो उनका अपना एक फैसला है। हुँ, वो इस पर तो शुरू में हम लोग शुरू से यही बात कर रहे हैं कि ये कतई कतई लोकतांत्रिक नहीं है, और ना ही इससे कोई लोकतंत्र मजबूत होने जा हुँ, रहा है। हुँ, देखिए, मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ आपसे यहाँ पे। हुँ, हुँ। यह तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि ऐसा नहीं कि अब हम में से कोई दूध का धुला रहा, खास करके पत्रकार के जगत में, मीडिया जी। जगत में। बट एक बड़ी मजबूरी भी है। हम सब जब पत्रकारों पर उंगली उठाते हैं तो उनको यह बात समझना भी बेहद जरूरी हो जाता है जी। कि आज का जो युग है, ये पूरी तरीके से हम भौतिकवादी युग में जी रहे हैं। हुँ, हुँ, हमारी आवश्यकताओं की सूची बहुत लंबी हुई चली जा रही है, हुँ, क्योंकि हुँ। हम भी इसी समाज का हिस्सा हैं। हम एक निर्जन टापू पे रहकर रात में नहीं गुजारते। तो हमारी भी वो जरूरतें हैं, और जो जरूरतें एक सामान्य इस समाज में जीने वाले लोगों की होती, और उसको पूरा करने का माध्यम पत्रकारों के पास तो नौकरी है। अब अगर वो अपनी मालिकानों के बातें न सुने, उनके कहानुसार काम न करे, तो ये क्या संभव है कि वो उस संस्थान में एक देश दूसरे दिन भी टिक पाएगा? जी। नहीं टिक सकता। तो आप उसकी एक मजबूरी को समझिए। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी आज उनके उस पर, अगर मान लिया ठीक है ये इंडिया अलायंस ने उनके ऊपर उंगली उठाई हुँ, हुँ, या उनको बायकॉट करने की बात कही, हुँ, हुँ। क्या कभी इंडिया अलायंस ने उनके लिए नौकरी की गारंटी की व्यवस्था करने की बात सोची क्या कभी? कि चलो हम सरकार से एक ऐसी मांग करते हैं कि हम अ, इन पत्रकारों के लिए कम से कम नौकरी की गारंटी तो दें, कि चलो आप निष्पक्ष होकर काम करो जी। यही तो चाहिए, निष्पक्षता ही तो चाहिए ना आपको। तो जी। उस निष्पक्षता की शर्त पे उनको एक गारंटी तो चाहिए ना, क्योंकि निष्पक्षता, उनको निष्पक्ष तो अभी मान लो कि मीडिया हाउस रहने ना दे, कि अगर मीडिया हाउस की अपनी कोई सेटिंग है सरकार के साथ में, या हुँ, हुँ। होती भी है, क्योंकि कई मीडिया हाउसेस के कई और भी काम धंधे, जी, जी। तो वो सरकार से पंगे लेने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो सरकार के प्रति एक जानबूझकर सॉफ्ट रवैया लेके चलती है। तो उस जी। रवैये के जो मालिकान तय करते हैं, उसी को नीचे डाउन द लाइन भी लोग फॉलो करते हैं। तो पत्रकार की क्या विसात है? एक डेस्क में बैठा आदमी, या जो एक न्यूज रूम में बैठा आदमी जो न्यूज बना रहा है, उसकी हुँ, हुँ। विसात ही क्या होती है? इवन एंकर की कितनी विसात होती है भाई? वो हुँ, ठीक है, हुँ। वो उस चैनल का चेहरा होते हैं, मगर उनके खुद के हाथ में तय करने को क्या होता है? उन्हें तो सारी लाइनें पीछे से मिलती हैं पढ़ने जी। के लिए। तो अब यह समझना पड़ेगा कि ये जो एक झुकाव की बात करते हैं कि सरकार के साथ जाएंगे, विपक्ष के साथ, इसके साथ, उसके साथ, वो तय वहां का बैठा हुआ पत्रकार एंकर नहीं करता, संपादक भी नहीं करते। अगर अखबारों की बात करें तो उसके संपादक भी नहीं करते। अगर जी। न्यूज चैनल्स की बात करें हुँ, तो हुँ। उनके जो मैनेजिंग एडिटर्स हैं वो भी तय नहीं करते। ये तय तो मालिकान करते हैं, उनका जो मालिकान का जो एक शीर्ष प्रबंधन है वो तय करता है। तो आपको तो गारंटी लेनी पड़ेगी ना उसकी। इस बैकअप से कुछ नहीं होगा आपको उसकी। अब देखिए, ये कहते हैं, हमने इतनी लड़ाइयां आपने देखी होंगी पत्रकारिता में, कि जी। केवल एक जो जेन्युइन वेज बोर्ड होते थे उसकी सिफारिशें को लागू कराने में किसी का टेस्ट नहीं होता था, हुँ, हुँ। मालिकानों का तो नहीं होता था। हुँ, चाहे हम हुँ। अभी मजीठिया की बात कर लें, चाहे इससे पहले हम मनीषा की बात कर लें, या हुँ, हुँ। उससे पहले हम बछावत आयोग की सिफारिशों की बात कर लें, क्या कभी किसी मीडिया घराने ने, मीडिया हाउस ने उसको लागू करने में ईमानदारी दिखाई? नहीं दिखाई। पत्रकारों को, छोटे छोटे पत्रकारों को अपने स्तर पर उसके लिए संघर्ष करना पड़ा। जी। और क्या तब इन्हीं इंडी दलों में से, अगर मान लीजिए कांग्रेस है, कांग्रेस की सरकार में तो तीनों तीनों। करीब करीब
जी, जी। तीनों उसके उसमें आए। जो लास्ट वाला जी, जी। है तो 2007 में इन्होंने हाँ। जो मजीठिया है 2007 में आयोग गठित हुआ, 2010 में सिफारिशें दी। खैर जी। उसके बाद फिर वो मामला अंदर लिटिगेशन चला गया, सुप्रीम कोर्ट तक हुँ, हुँ। मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जब 2014 में आदेश दिया कि ठीक है 2011 से इसको लागू मानो, 11 नवंबर 2011 से इसको लागू माना जाए, तो तब से एक गाइडलाइन दी गई थी मीडिया हाउसेस को। लेकिन क्या आज भी सभी मीडिया हाउसेस में ये लागू है? लड़ाई नहीं लड़ी है, जा रही है। क्योंकि उसमें मालिकानों का हित नहीं था, और मालिकानों के हित नहीं होने के साथ साथ इसमें मालिकानों पर दबाव बनाना सरकार या विपक्षी दलों का भी हित नहीं था। हुँ, हुँ। वो भी अपने मालिकानों से संबंध बिगाड़ के नहीं चलना चाहते थे, क्योंकि उनको भी मालूम था कि अल्टीमेट जो नीति निर्धारक हैं उस मीडिया के, वो मालिकान ही हैं, वही तय करेंगे। जी, तो जी। इस बात को भी, ये एक बड़ी त्रासदी है हमारे इंडियन मीडिया के साथ में, इसको भी गंभीरता से समझना पड़ेगा। ये कहते हैं ना कि कुछ वो तो रही होंगी मजबूरियां, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो हमारे ज्यादातर पत्रकारों के साथ तो यही स्थिति है कि वो खुद से बेवफा नहीं हो रहे, वो तो जी, जी। नौकरी बचाने के चक्कर में कई बार अपने सिद्धांतों से, मूल्यों से समझौता करके एक पक्षी हो जाते हैं, या जी, किसी जी। एक सत्ता के पक्ष में चले जाते हैं। तो उनकी भी अपनी मजबूरी है। तो विपक्षी दलों को उसकी मजबूरी भी तो समझनी चाहिए। अगर सरकार नहीं समझ रही है तो ऐसा करो कि जो 18 तारीख से विशेष सत्र आ रहा है संसद का, उसमें यही मसला उठा लो कि शायद भाई से चलो सर ये पत्रकारों को स्वतंत्रता देनी चाहिए। नहीं शायद कर से ये सकते, क्योंकि यही मसला उठेगा शायद से। नहीं, वो नहीं कर सकते, मैं बता रहा हूँ वो नहीं कर सकते। हुँ, उसके हुँ। अंदर हिम्मत नहीं है ये उठाने, कैसे करेंगे अब बताइए। उसी दल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल है। हुँ, हुँ। क्या नीतीश कुमार जी ने बिहार में निष्पक्ष पत्रकारिता चलने दिया? बिहार में जो टोटल राजस्व होता है, विज्ञापन का राजस्व, जिसके बिना कोई अखबार निकलने की कल्पना नहीं हो सकती, उसका 75% जो है वो सरकारी विज्ञापनों का होता है। मैं आपको एक जी, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ जी। कि 75% जो टोटल विज्ञापन का आता है वो सरकारी होता है, बाकी 25% विज्ञापन ही व्यवसाय जगत से आते जी, हैं। अब अगर आपने कोई एक खबर ऐसी हो जो नीतीश की नीतियों पे या उसके शासन व्यवस्था पे चोट पहुंचाने वाली हो, उसके 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 उसकी कमियों को उजागर करने वाली हो, तो आप देख लीजिए सरकार का रवैया क्या होता है। तुरंत तो आता है जी। और अपने संबंधित विभाग को निर्देश जारी हो जाता है कि इसका विज्ञापन रोक दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिल्ली की स्थिति देख लीजिए आप। यहाँ तो भाई अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा अगर फोटो में थोड़ा घुमा हुआ आ जाता है तो वो उधर से आम आदमी पार्टी के नेता उस पर विरोध दर्ज कराने को फोन कर देते हैं मीडिया हाउस में संपादक को जी, कि जी। साहब देखिए केजरीवाल साहब का जो फोटो है उसका एंगल गलत हो गया है, उसका एंगल सही नहीं दबा है, और वो कह रहे हैं अब हम पे दबाव बना रहे हैं कि इसका विज्ञापन रोक दो। तो क्या उस गठबंधन के ये जो नेता हैं, ये स्वतंत्र पत्रकारिता के पक्षधर हो सकते हैं? कभी कभी नहीं आवाज उठाएंगे ये, क्योंकि ये अपने मनमाने तरीके से मीडिया का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और सभी दल करना चाहते हैं दुर्भाग्य से। और जी, मीडिया के साथ दुर्भाग्य यह है कि वो अपने आर्थिक मोर्चों पे अपनी रक्षा के लिए, अपनी आर्थिक स्वार्थ या हित की रक्षा के लिए वो सब कुछ कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। और इसीलिए तो आज स्थिति है ना कि अगर देखिए 10 में से 2 निकलेंगे तो आप उस पर एक अलग तरीके से उंगली उठा सकते हैं, लेकिन अगर 10 में से 10 वैसे निकल जाए तो फिर तो लगता है करे यार यही तो व्यवस्था है। जी। तो संकट स यहाँ पर है, और इस ओर भी इंडिया अलायंस को गौर करके देखना चाहिए। बट जैसे मैंने कहा कि उनकी मंशा बहुत साफ नहीं है, उनकी मंशा पूरी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं है, उनकी मंशा लोकतंत्र को मजबूत बनाने की नहीं है। वो इसीलिए एक ऐसे ऐतिहासिक कदम उठा गए वो, जो किसी भी सूरत में ना मीडिया के हक में है, ना लोकतांत्रिक व्यवस्था के हक में है, और जिसकी निंदा हर किसी को करनी चाहिए। एक और बड़ी मजेदार चीज आप देखेंगे, कुछ जैसे मैंने कहा कि शीर्ष के जो पत्रकार हैं वो तो मौन साधे बैठे हैं। हाँ, जो कुछ मीडियोकर्स हैं, और मीडियोकर्स में भी वो जो रिटायरमेंट के बाद कुछ घर बैठे हैं, वो ज्यादातर वो हैं, या कुछ जो बहुत अपने छोटे मोटे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं जिनकी कोई पहचान नहीं बन पा रही है,
तो उन लोगों में उनकी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पे बड़ी तेज आ रही है और जी। वो कई ऐसे लोग हैं जो इसको जस्टिफाई करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि नहीं ये तो बिल्कुल सही है। तो प्रॉब्लम ये है कि मैंने शायद आपके चैनल पे ही एक बार पहले भी कहा था कि इस देश हुँ, में हुँ। दुर्भाग्य से अब सिर्फ दो संप्रदाय के लोग रहते हैं, एक मोदी समर्थक और दूसरा मोदी विरोधी। हुँ, हुँ। तीसरी कोई जात नहीं, तीसरा कोई पंथ नहीं, तीसरा कोई संप्रदाय नहीं। अब इस चक्र में क्या होता है कि सिर्फ राजनेता नहीं बटे होते हैं मोदी विरोध और मोदी समर्थन के लाइन के आधार। समाज के हर तबके का हर व्यक्ति आपको इस लाइन के इस पार या उस पार ही दिखेगा और उसी तरीके से मीडिया भी आपको इस पार या उस पार ही दिखेगी। जी। अब जितने लोग आज इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, हमारे पत्रकार जगत में से ही बहुत सारे लोग हैं जो इस फैसले का स्वागत करते हैं और मैं जानता हूं, मैं दावे से कह सकता हूं कि वो इसका फैसला इस फैसले के गुण दोष के आधार पे नहीं कर रहे। इस जो 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 सूची जारी करने की जो कवायद की है इंडिया अलायंस की तरफ से, वो उसके गुण दोष के आधार पर यह समर्थन या विरोध नहीं करते। वो अपने राजनीतिक रुझान के आधार पर यह तय कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। आप सोशल मीडिया पे अगर ट्रैक करके देखेंगी तो जितने लोग आज उनके इस काम का समर्थन कर रहे हैं, वो वही लोग हैं जो निरंतर मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं और किसी भी उल जुलूल किसी भी तरीके का की कोई भी कवायद अगर कोई विपक्षी दल कर रहा है तो उसके समर्थन में खड़े होकर दिखते हैं। तो ये बेहद ये ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब हम हर मसले को, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, चाहे अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ हो, चाहे खेल जगत का जुड़ा हुआ हो, इवन की विज्ञान। अब बताइए चंद्रयान का कि मिशन चंद्रयान की सफलता का राजनीति से क्या मतलब है? ऑब्वियसली। मगर वहां भी राजनीति हो जाती है हमारे यहाँ। ज़बरदस्त वहां राजनीति भी हुई लोग सर। तमाम दलीलें देना शुरू कर देते हैं। जी। हम G20 सम्मेलन अभी होता है, खूब पूरी राजनीति हो दुनिया रही है, उसका अभी भारत तक का हो रही है। यशगान कर रही है। जी, पूरी दुनिया में भारत का यशगान हो रहा है, तो जी, यहाँ भी एक विरोध आ रहा है। तो विरोध जी। G20 के वास्तविक जो उसकी सफलता विफलता है उसका नहीं है। ये इसलिए हो रहा है सिर्फ कि एक राजनीतिक विरोध करना, हाँ, हाँ। भाजपा का या एनडीए का राजनीतिक विरोध करना है, लिहाजा हम हर चीज का विरोध करेंगे। वो कहते हैं ना कि एक बार किसी ने मजाक में कहा कि मोदी जी अगर ये कह दें कि नाक से सांस लेना अच्छा है तो लोग हुँ। नाक से सांस लेना बंद कर दें। कुछ जी, इस जी। स्तर का विरोध है, जो बिल्कुल। कटु विरोध, जो जैसे अंध, बड़ा अजीब सा शब्द आज लोगों ने चला रखा अंधभक्ति, वैसे एक अंध विरोधी का भी शब्द है। जो भक्ति हाँ। शब्द तो कभी से नकारात्मक नहीं हो सकती। जी, मैं तो हमेशा उसको कहता हूँ कि यार भक्ति शब्द ही बहुत सकारात्मक है, उस पर नाराज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जी। जो अंध विरोध में आ गए, जिनको आप कुछ भी बता दें, अभी बता दें कि इस समय सूरज जो है उगा हुआ है, तो वो कह देंगे नहीं साहब अभी तो रात हो रही है। वो इस हुँ, हुँ। स्तर के जो विरोध पर लोग चले गए हैं, उनकी मानसिकता चली गई है, ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्य। सर आपने बहुत अच्छी बातचीत दर्शकों के लिए रखी और मेरे शो में शामिल होने के लिए आपने समय निकाला। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।